नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश में उपजी अराजकता को लेकर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और उसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। उसके बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अराजकता दिखाते हुए प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लिया और वहां काफ़ी तोड़फोड़ की। इसके अलावा वहां प्रधानमंत्री आवास पर जो भी सामान था उसे वह अपने साथ भी ले गए। इसके अलावा संसद भवन में भी प्रदर्शनकारी घुस गए और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि बांग्लादेश की संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी बैठकर सिगरेट पी रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, यानी बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हालांकि इस आंदोलन के पीछे की कहानी या आंदोलन क्यों हो रहा है और आरक्षण का मामला क्या है। दरअसल बांग्लादेश के निर्माण के समय जब पाकिस्तानी सेना तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में अत्याचार कर रही थी, उस समय भारत की सेना की मदद से बांग्लादेश के लोग जो लड़ रहे थे उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा गया था और उनकी एक मुक्ति वाहिनी नामक आर्मी थी और उस पूरे लड़ाई को मुक्ति संग्राम नाम दिया गया था। उस पूरे फ्रीडम की लड़ाई में जो लोग लड़े थे उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है बांग्लादेश में, और उनके परिवार वालों को, उनकी पीढ़ियों को अलग से हर क्षेत्र में आरक्षण देने की घोषणा तब की गई थी और ये आरक्षण बढ़कर 56% हो गया है। 56% आरक्षण होने के बाद कई साल बीत गए तो अब जाके वहाँ के लोग या विरोध करने लगे कि इन लोगों को इतना ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है जिससे कि अन्य लोगों का हक मारा जा रहा है, यानी कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। और यह आग 2018 में लगी। 2018 में इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब भी प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी। शेख हसीना ने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया और उसके बाद यह मामला वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 56 से घटाकर 7% कर दी और मामला दब गया। 2024 का बांग्लादेश में चुनाव हुआ और शेख हसीना लगातार चौथी बार जीत दर्ज करती हैं। इसके साथ ही शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार जीत दर्ज करने वाली महिला नेता भी बनती हैं और विदेश के लोग उन्हें लौ महिला के नाम से जानते हैं और खिताब करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन पर तानाशाही के भी आरोप लगते हैं और विपक्ष के नेताओं में जेल डालना और देशद्रोही बताकर कई लोगों को, अपने विपक्षियों को फांसी दे देना। इसके अलावा बांग्लादेश ने विकास और अर्थव्यवस्था में तो बड़ी तरक्की की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी था उस तक सारी चीज़ें नहीं पहुंची, वो असंतोष भी था। और जब छात्रों ने यह आंदोलन फिर से शुरू किया इस साल चुनाव परिणाम के बाद, क्योंकि इस साल जो चुनाव हुए उससे ही असंतोष के स्तर उठे, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं, धांधली हुई है, इसलिए उसने चुनाव का बहिष्कार किया था और मजबूरी में जनता ने शेख हसीना की पार्टी को फिर से चुना और भारी बहुमत से चुना। असंतोष तभी फैल गया था। इसके बाद छात्रों ने फिर से आंदोलन शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को फिर से यथावत रहने का निर्देश दिया, लेकिन इस बार आंदोलनकारी मानने वाले नहीं थे। हिंसा की खबरें आई, शेख हसीना ने आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसी समय जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग है उसके समर्थक छात्र संगठन जो है उसकी और प्रदर्शनकारी छात्रों से तीखी भिड़ंत हो गई और इसके बाद यह आग और बढ़ गई। इसके बाद वह प्रदर्शनकारी छात्र भी मांग करने लगे कि जो नेता जेल में बंद है, इसके अलावा जो उनके प्रदर्शनकारी साथी जेल में बंद है, उन्हें छोड़ा जाए, और यह आग बढ़ती ही गई। इसके पीछे विपक्षी पार्टियां भी अपना काम कर रही थी, जिसमें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी नामक संगठन भी अपना काम कर रहे थे। और नौबत यहाँ तक आ गई कि आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया और जो जमात इस्लामी है
वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद का पोषक है। उसका ये आरोप है कि शेख हसीना प्रो भारत, प्रो चीन और प्रो हिंदू भी रही हैं, थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाती हैं, इसलिए कई हिंदू घरों को भी आग लगाई गई और यहाँ तक कि इस्कान मंदिर को भी फूंक दिया गया। इसके अलावा बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, बल्कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान रहे मशरफ मुर्तज़ा और लिटन दास, जो कि एक हिंदू खिलाड़ी हैं और वह बांग्लादेश के कप्तान भी रहे हैं, उनका घर भी फूंक दिया गया है, यानी वो लोग भी उस जद में आ गए। अब इसके बाद शेख हसीना देश छोड़कर भाग जाती हैं और प्रदर्शनकारी उनके घरों पर कब्जा कर लेते हैं और बांग्लादेश में इसमें कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट बंद है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना है 2 टेस्ट के दौरे के लिए, उसका प्रैक्टिस भी बंद हो गया है। दौरे पर जा पाएगी या नहीं, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेना प्रमुख, अब जो कमान है वो सेना के हाथ में आ चुकी है। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने बयान जारी किया और देश के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें कि उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन का दावा किया और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन से मिले हैं। और इसके साथ ही जैसे ही शेख हसीना देश छोड़कर भागती हैं, वैसे ही विपक्षी नेता खालिद जिया, जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी हैं शेख हसीना की, उनकी वापसी हो जाती है और जेल से उनकी रिहाई का आदेश आता है। और इसके साथ ही कहा जाता है कि विपक्षी नेता, सेना और राष्ट्रपति मिलकर अब नई सरकार का गठन करेंगे और उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है मोहम्मद यूसुफ का, जो कि इस पूरी सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है और बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति की जो सोच है उनमें उनका बड़ा योगदान माना जाता है। नोबेल प्राइज़ विजेता है। जो छात्र संगठन प्रदर्शनकारी, उसका कहना उनमें से ये भी है कि मोहम्मद यूनुस को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब इन सब पर भारत का स्टैंड क्या है? भारत की बात की जाए तो भारत को ये पहले से अंदेशा था और भारत की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी इस पर नज़र रखी हुई थी। जिस दिन 5 अगस्त को 3:30 बजे शेख हसीना भारत आई, उसी दिन 12 बजे ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच मीटिंग हो चुकी थी और उनको अंदेशा था कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो आपको मोटा मोटा केवल आंदोलन दिख रहा है, क्या यही कारण नहीं है कि शेख हसीना देश छोड़कर भागी और बांग्लादेश में ये हालात उत्पन्न हुए? इसके पीछे बड़ी कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में क्या हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह भारत से घिरा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश के लोग जिधर भी भागेंगे हर ओर भारत है। और ये हम त्रासदी पहले भी झेल चुके हैं कि बांग्लादेश के लोग भागकर भारत आ जाते हैं। इसलिए चाहे पश्चिम बंगाल हो या अन्य बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य हो, सब पर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम केंद्र सरकार का जो फैसला होगा उसके अनुसार काम करेंगे। भारत में पहले सुरक्षा एजेंसियों की और विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, उसके बाद विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने फिर अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। उसके बाद सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मंत्री, विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी सहित जो अन्य विपक्ष के दल हैं, उनके सभी नेता और उनके प्रतिनिधि शामिल रहे। उसके बाद इस पर चर्चा की गई कि इस पूरे मामले पर क्या किया जाए, यानी भारत नज़र बनाए हुए है और क्या होने वाला है ये भी देखना होगा। और शेख हसीना भी भारत में ही, क्योंकि वह लंदन जाना चाहती थी, लेकिन यूके ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया और उन्हें मना कर दिया। अब जब तक वह उनका कुछ तय नहीं हो जाता कि वह कहाँ जाएंगी, तब तक वह भारत में ही रहेंगी और वही एयरबेस पर ही उन्होंने पहली रात गुजारी है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारतीय एजेंसियों ने ले ली है। अब बताते हैं आपको इस आंदोलन के पीछे की कहानी। केवल ये आंदोलन आप छात्र मूवमेंट को ही मत देखिए, ना इस आरक्षण के मुद्दे को देखिए। अगर ये केवल बांग्लादेश के लोगों द्वारा ही प्रायोजित आंदोलन होता तो शायद शेख हसीना इससे निपट लेती। दरअसल शेख हसीना की बात की जाए तो इनके पिता शेख मुजीबुर, जो कि बांग्लादेश के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने बांग्लादेश का एक तरह से निर्माण किया। उनके 4 साल बाद ही कट्टरता के समर्थक पोषक थे, जो पाकिस्तानी समर्थक कुछ संगठन थे, उन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को बनाया उसकी 4 साल बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उस समय
शेख हसीना और उनकी बहन विदेश दौरे पर थी, इसलिए वह बच गई। फिर वह भारत में रही और 1984 में वह फिर से बांग्लादेश जाती हैं और तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करती हैं। 1991 में वह चुनाव लड़ती हैं अपनी आवामी लीग पार्टी के बैनर तले और 1996 में वह जीत दर्ज करके सत्ता में काबिज होती हैं। लेकिन सन 2001 में वह खालिद जिया से हार जाती हैं और खालिद जिया की सरकार बनती है और शेख हसीना फिर से सत्ता से बाहर होती हैं। सन 2009 में शेख हसीना फिर से वापसी करती हैं और उसके बाद शेख हसीना का दौर शुरू होता है, जिन्होंने संसार को कहने पर मजबूर कर दिया कि यह बांग्लादेश की लौह महिला है। उनके शासन में बांग्लादेश ने विकास भी बहुत किया, लेकिन शायद अपनी जनता को वह वो देने में नाकाम रही जो वह चाहती थी। आम आदमी की पीड़ा समझने में अंत में शायद नाकाम रही। लेकिन शेख हसीना ने 5 चुनाव जीते हैं और ये तो लगातार 4 चुनाव थे 2009 से 2024 तक। लेकिन पिछले 7-8 साल से उन पर तानाशाही के आरोप लगते थे। उसी को हथियार बनाया कुछ विदेशी ताकतों ने। दरअसल जमात इस्लामी हो या कुछ और संगठन जो बांग्लादेश के अंदर सक्रिय हैं, वह पाकिस्तानी समर्थक हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट में उसका हाथ है और वह बहुत दिनों से यह तैयारी कर रही थी, क्योंकि शेख हसीना प्रो भारत है। उनके पिता ने बांग्लादेश से तोड़कर उनके पिता ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया और पाकिस्तान उन सब चीज़ों पर काम कर रहा है। इसके अलावा शेख हसीना न सिर्फ भारत बल्कि चीन के भी प्रो मानी जाती हैं, इसलिए उनसे कुछ देश नाराज हैं फॉरेन के, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका और पाकिस्तान की कई स्लीपर सेल बांग्लादेश में काम कर रही थी, जिन्होंने इस आंदोलन पर पांव रखकर अपना काम कर लिया। इसके अलावा माना कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि चीन का भी इसमें हाथ है, यानी कि ये और कहा यह भी जा रहा है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ये खबर लग गई थी कि वे इनकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ है। इसलिए उन्होंने शेख हसीना को आगाह किया कि आप देश छोड़ दीजिए। और शेख हसीना पहले देश के नाम एक संदेश देना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि हालात बद से बदतर हो जाएंगे और उनकी हत्या भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपने भतीजे अपनी बहन के साथ तुरंत ही देश छोड़ दिया। यानी यह आंदोलन और बांग्लादेश की जो अस्थिरता है, ये केवल एक आंदोलन नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ है। इसकी कहानी बहुत दिनों से बुनी जा रही थी। इसमें गलती शेख हसीना की भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से वह सत्ता चला रही थी, वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं था और उससे जो असंतोष उपजा उसको हथियार बना लिया कुछ ताकतों ने और शेख हसीना का पतन हो गया। वापसी कर पाती हैं कि नहीं, जैसा कि उन्होंने 90 के दशक में किया था। लेकिन तब की शेख हसीना और अब की शेख हसीना में बड़ा अंतर है। उनके बेटे ने भी कह दिया है BBC न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, उनका बेटा है सजीव वाजेब, उसने कहा है कि अब शायद मुश्किल है कि मेरी माता बांग्लादेश की राजनीति में फिर से वापसी कर पाएंगी। अब बांग्लादेश की दिशा क्या होती है, बांग्लादेश को संभालने वाले लोग बांग्लादेश को किस प्रकार से संभालते हैं, उनकी जो अस्थिरता है उसको कैसे हटाते हैं, और इसके अलावा जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी है उसके साथ वो लोग कैसा सलूक करते हैं, या प्रदर्शनकारी जो वहाँ के हैं, जो कि अब प्रदर्शनकारी ना कहें, लफंगे कहें या अत्याचारी कहें, क्योंकि जिसका इस्तीफा मांग रहे थे वो तो जा चुके। इसके बाद बावजूद लोगों को मारना, कत्लेआम करना और संपत्ति को तोड़फोड़ करना हो तो उनको क्या ही कहा जाए। तो अब देखना है कि शेख हसीना तो जा चुकी हैं और बांग्लादेश का क्या होता है, वहाँ के लोगों का क्या होता है। और बांग्लादेश जो कि एक ग्रोइंग कंट्री था शेख हसीना का कार्यकाल में, चाहे इकोनॉमिक हो, विकास हो, पर कैपिटा इनकम उस सब में बहुत आगे जा रहा था, अर्थव्यवस्था में टॉप 30 देशों में शुमार हो गया था, उस बांग्लादेश को अब और भारत का पूरे मामले पर क्या स्टैंड रहता है, ये सब देखने वाली बात होगी। आपके साथ हमारी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, बांग्लादेश में जो हुआ उसके क्या मायने हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।